साहब, जिस तरीके से अब बिल्किस बानो केस में कोर्ट का फैसला आया और कहा गया है कि इसका फैसला जो है गुजरात सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार करेगी, इस पर क्या आपका नजरिया, क्या आपका मानना है? टीवी प्राइम टाइम को धन्यवाद करते हुए आपके चैनल से तमाम भारतवासियों को नव वर्ष की शुभकामना। बिल्किस बानो केस आपको जैसा कि पता है, मैं आपको आपके संज्ञान में, आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि ये ह्यूमन राइट्स लोगों ने, जिसमें डॉक्टर दुआ, मैं ह्यूमन राइट्स का रिफॉर्मर हूँ इंडिया का, मानवता के लिए काम 37 साल से किया है। ये केस हम लोगों ने किया था और अमित शाह जेल गए थे, लेकिन मानवता के आधार पर हम लोगों ने उनको जो है 8 वकीलों ने मिल करके जमानत कराए। उसके बाद में केस को रफा दफा किया गया, एक अलग विषय है। लेकिन आज जिन 11 लोगों को क्लीन चिट गुजरात सरकार ने, गुजरात के हाई कोर्ट ने दिया था, उनको मिठाइयाँ खाए, माला पहना और हमारे जो लोकतंत्र में और न्यायपालिका पे विश्वास टूटा कि जहाँ इतने बड़े नरसंहार हुआ, आप उसको भेदभाव के आधार पर सत्ता के पक्ष में आप उनको तांडव नृत्य करने दिया, ये कहाँ का न्याय है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे संज्ञान लिया कि उस केस को फिर से ये किया जाए और इसकी जांच हो और उन 11 लोगों को पुनः जो है अरेस्ट किया जाए। अब ये कहते हैं कि नहीं, गुजरात हाई कोर्ट में नहीं बल्कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट में होगा। तो महाराष्ट्र भी आपका, गुजरात भी आपका। सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा सा विश्वास है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी आपने ही खरीद रखा है। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगाता है, कभी विश्वास होता है, कभी डगमगाता है, लेकिन एक और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमें जो है न्याय देगा। बिल्किस बानो में जो तथाकथित लोग हैं, जो लोग मुजरिम हैं, उनको सजा होगा और बिल्किस को की आत्मा को शांति मिलेगा। तो उसके लिए हमें जनता को हमारा सपोर्ट और सहयोग चाहिए। हम उनको सहयोग देंगे, हम उनको जो है एक बल देंगे और मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि वो निष्पक्ष होकर करके इसमें साथ दें। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया था, इस पर ये भी कहा जा रहा था कि जो गुजरात सरकार का ये फैसला है शक्तिपूर्ण और दुरुपयोग की तरीके से लिया गया फैसला था। बिल्कुल सही कहा। कई बार गुजरात सरकार के पक्ष में काम किया। हमारे कुछ IPS और IAS के साथ भी दुर्भाव हुआ, उनको जेल में डाला गया। हमारे जो है सूरत के अंदर भी ऐसा हुआ, हमारे मानहानि केस हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पे किया गया। तो ये लोग मनमानी कुछ किया है बिना जाँच का, जो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। इसमें लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये जो है कानून को धत्ता बनाते हैं। कानून जो हमारे सब के लिए है, गरीबों और अमीरों के लिए है, और वो एक संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हर जनता का होता है, लेकिन किसी का फेवर लेकर के काम करना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जिस पे चंचूर साहब पे विश्वास रहा, लेकिन आज चंचूर साहब कई जगह गलतियां किए हैं, खामोश रहे, जिससे हमारा विश्वास डिगा है। तो हम चाहेंगे कि बिल्किस बानो का केस जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो। और लोगों को जो हम कहना चाहते हैं कि आज हम जिस तरह से विश्वास कर रहे हैं कि लोकतंत्र है, तो उसको कायम करने के लिए हमें न्याय और अधिकार चाहिए। तो दूध का दूध और हो जाएगा, जो सच्चाई है वो सच्चाई आएगा। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव हमारा जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, वो 11 लोगों को जो आज़ादी दे दी गई, छूट दी गई, उन्हें दंडित किया जाएगा। आत्मसमर्पण की बात करी गई है, 2 हफ्ते का समय लिया गया है, तो क्या लग रहा है इस मामले को जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है, तो क्या वाकई कार्रवाई में कुछ सुधार मिलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आत्मसमर्पण के लिए ब्रिजभूषण को भी कह दिया था, FI लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। फिर होम मिनिस्टर उस पर इंटरफेयर किया और हमारे जो है ओलंपिक खिलाड़ियों को हक अधिकार नहीं मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समर्पण कर दो, वो नहीं करेगा। आज ED कह रहा है समन भेज के कि केजरीवाल को कि आओ, ये कह रहे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको पता है अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये सब रास्ता निकाल करके फिर इसी पे इसको लटका दिया जाएगा। और आज चूँकि 2024 का चुनाव है, ये सत्ता जो चाहती है कि हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज ना हो, उनको हमें बचाना है। तो मैं समझता हूं कि सरकार न्यायपालिका ने एक संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार, मैं समझता हूं कि उनको बचाव कर ली। तो इसको क्या राजनीतिक दांवपेच मानेंगे? बिल्कुल राजनीतिक दांवपेच मानूंगा। और ये जो है नोरा कुश्ती का खेल है, ये सत्ता का खेल है। और विपक्ष, आप देखेंगे कि विपक्ष इस पे भी खामोश रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा। कहीं थोड़ा सा 1-2 बाइट आ जाए। सोशल मीडिया दिखा रही है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार गंगी बहरी है, कान में रूह डाल करके और अपने पक्ष को, अपने साथियों को बचाने में लगी है। ऐसे सूरत में हम और आप होते कौन हैं? हम ज़्यादा बोलेंगे जेल जाएंगे, हम ज़्यादा बोलेंगे पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा। तो यही इन्होंने नीति बना रखी है। अब नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, फिर सामाजिक और सोशल और सामाजिक ये जो सोशल मीडिया हैं, इनको कैसे छोड़ेंगे? इन पर भी विधेयक ला करके, जैसे ड्राइवरों को भी विधेयक ला करके मार रहे हैं, वैसे हमें भी मारेंगे। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दुआ जी, एक सवाल और है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूती की ओर ले जा रहा है और
कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में मजबूती आ रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि मायावती जी अगर इसमें आ जाएंगी तो हमारी इंडिया गठबंधन को और मजबूती बन जाएगी, और जिस तरीके से हम चुनावी माहौल को देखते हुए पीएम मोदी को चुनाव हरा सकेंगे 2024। जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जुड़ जाती हैं, जोड़ लिए जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन और टूटेगी। वैसे भी ये टूट रही है। इसमें केजरीवाल भी जो है एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है एक जयचंद कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो ईगो और अहम लेकर के चल रही है। तो आपको दिख रहा है कि मजबूत, लेकिन ये मजबूत नहीं, क्योंकि जैसे ही ये सीट की बंटवारे अभी 2-4 दिन में कह रहे हैं ऐसे होगा, आप देखेंगे ये लड़ेंगे, बिखर जाएंगे। मायावती जी को चाहिए था कि वो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं अकेले लड़ूंगी, तो उनको जो बचे हुए जैसे जगन है, ओवैसी है, हमारा अकाली दल है, अहरा नेशनल पार्टी दुआ जी का है, ऐसे तमाम पार्टियों को लेकर करके छोटे। और हम चाहते थे कि हमारे जो है नॉर्थ इंडिया का राजकुमारी मायावती बने और साउथ का राजकुमार जो है स्टेलिन, जो नाई है, हजाम है, वो बने, इंडिया गठबंधन से हटे। तो मैं समझता हूं कि ये तीसरी गठबंधन, तीसरा जो मोर्चा है वो इंडिया से बड़ा हो सकता है और मजबूत हो सकता है। और इस पे मैं आपके चैनल से मायावती और उनके समर्थक को कहूंगा कि मायावती जी, ना आप इंडिया में जाओ, ना इंडिया में जाओ। अगर बनाना है तो आप अपने साथ आइए और दुआ जी का दुआ और इंजेक्शन लीजिए, अहरा नेशनल पार्टी का लीजिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में वो काम करके दूंगा और वो जो है रास्ता दूंगा कि आप 2024 में देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन कोई सुनता कहाँ है, कोई दरी पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई कार्यकर्ता से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई वीवीआईपी कल्चर में घूम रहा है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हमारे मायावती हो। तो ये वीआईपी कल्चर नहीं छोड़ेंगे, तब सत्ता से दूर रहेंगे। लेकिन बात ये भी लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि मायावती अगर गठबंधन में आती है तो उनको एक विशेष रूप से कोई बड़ा पद और बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है। उनको बड़ा चेहरा बनाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? जो इंडिया गठबंधन में बाकी लोग हैं उनको छोड़ देंगे, खास करके अखिलेश बाहर आ जाएंगे। अब अखिलेश इस पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाएंगे नहीं, बाहर हो जाएंगे। उसके बाद तेजस्वी बाहर होगा, उसके बाद मायावती, ममता बनर्जी हो जाएगा, और भी हो जाएंगे। उधर से कई लोग ऐसे हैं जो उनके पास विखंडन हो जाएगा, आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगा। तो ये टूटेंगे ना, जुड़ेंगे, मजबूत कहाँ हो रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि मायावती को अगर इंडिया गठबंधन में लेंगे तो आप उनको हिस्सा कितना देंगे यूपी में और उत्तराखंड में, बाकी जगह में? तो उस आधार पे मायावती प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? आप अगर लॉलीपॉप दे करके फिर कहीं जैसे अखिलेश और मायावती में गठबंधन हुआ था और फिर टूट गया, वही हालत करोगे तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो और बीजेपी पुनः जीत जाएगी। तो इनको सोचना होगा। और इसीलिए मेरा कहना है कि दुआ का दुआ लीजिए, दुआ का सलाह लीजिए, दुआ का दवाई लीजिए, दुआ का इंजेक्शन लीजिए, आप विजय होंगे। लेकिन पहले आपको दुआ से सलाह लेना होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप भी जा रहे हैं क्या? मेरे भाई, आपके चैनल से मैं जनता से और सबसे कहता हूं कि क्या मेरे 500 साल से राम जिंदा नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर, हर गली में, मेरे घर के बगल में हमारे गली में ही राम मंदिर है। तो हर जगह जब मंदिर है, राम जिंदा है, तो मुझे क्या जरूरत है? पहली बात, पहले सुन लीजिए कि क्या आप अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं तो 5 साल से क्या राम जी मरे हुए? क्या 21 जनवरी 2024 तक राम जी मरे हुए हैं? कि 22 जनवरी को एक मूर्ति के अंदर ब्राह्मण लोग, पंडा लोग उसमें प्राण डालेंगे और देश के हमारे प्रधानमंत्री जजमान बनेंगे? उनको जो है उनको जजमानी कर करके सोने का सिक्का, चांदी की सिक्का, कुछ फ्रूट, कपड़े सब चढ़ावा करना पड़ेगा। तो हम वहां पे हम भी जजमान बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री जजमान बन रहे हैं, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कौन बनेगा? पुजारी कौन होगा? तो पंडा होगा। तो जब पुजारी वो होगा, प्राण प्रतिष्ठा वो करेगा, राम को जिंदा वो करेगा, तो राम का भगवान पंडा और पुजारी हो गया। तो मैं पंडा पुजारी की पूजा करूं क्या? मैं राम की पूजा ना करूं? राम हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में है भगवान। और उसको आप 22 जनवरी को जिंदा करोगे, आईना दिखाओगे, पानी पिलाओगे, कपड़ा पहनाओगे, भोग चढ़ाओगे। क्या आज वो भोग नहीं खा रहे? क्या तो भगवान हमें पालता है, भगवान हमें जिंदा रखता है, भगवान को हम जिंदा करें? ये कैसा तो विरोधाभास है। मैं इसका विरोध करता हूं। लोगों को जागृत होने की जरूरत है। ठीक है कि एक अयोध्या मंदिर बना, एक भव्य मंदिर बना, और भी मंदिर है, होना चाहिए, विकास होगा, वहां लोग पर्यटक आएंगे, खूब धंधा होगा। तो मैं कहा कि अयोध्या में एक बैंक, स्विट्जरलैंड बैंक बनने जा रहा है, जहां बहुत संख्यक आदिवासी, मूल निवासी वहां चढ़ावा चढ़ाएंगे। और अगर 5 करोड़ आया और हजार भी चढ़ाया तो 500 करोड़ उनको फायदा होगा। उसका भोग कौन करेगा? ब्राह्मण करेंगे। उसका भोग कौन करेगा? सत्ता पक्ष करेगा। राजनीतिक हो रहा है। तो इस तरह की राजनीतिक से धर्म के मर्म को लोग नहीं जानते, बौद्धिक ज्ञान लोगों के पास नहीं है। जैसा कहा भेड़ की तरह भाग लिया, जैसा किसी ने हमें भटकाया। तो ये राजनीतिक की करण हो रहा है, ये वोट की काम हो रहा है। राम हम में, तुम में, सब है, हर जगह है, हर कण में है, जिंदा है। उसे जिंदा करने की जो तुम साजिश कर रहे हो, ये सरासर
गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। और बड़े सारे ज्ञानी, बहुत सारे साधु संत जो ज्ञान रखते हैं, वो भी अंदर से, मैं कई लोगों से बात किया है, वो भी कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, राम तो जिंदा है। कल ये 22 जनवरी को ये जो हो रहा है, ये सिर्फ राजनीति हो रहा है।